नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 की समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारी पुस्तक के द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। आज हम इस अध्याय के 10वें भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस 10वें भाग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो आज इस भाग में हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे कि वहाँ कैसी सामाजिक व्यवस्था है और किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन वहाँ पर हो रहे हैं। चूँकि गाँव की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति में भी भिन्नता होगी। तो बिल्कुल गाँव की वस्तुनिष्ठ स्थिति की चर्चा हमने कुछ पिछले भाग में भी की थी और हम जानते हैं कि गाँव की वस्तुनिष्ठ स्थिति कुछ अलग ही होती है और इस कारण ही यह अपेक्षा की जाती है कि गाँव की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो कुछ अलग ही होती है। गाँव का आकार छोटा होता है, अतः ये अधिकांशतः व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। बिल्कुल, गांव का आकार अक्सर छोटा होता है और इस छोटे आकार के कारण ही गांव में अक्सर व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन होता है। गांव के लोगों द्वारा तकरीबन गांव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असामान्य नहीं है। तो ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस कारण ही गांव के लोगों का अपने ही गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे पहचान लेना बिल्कुल भी असामान्य नहीं होता है। अधिकांशतः गांव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चालित होती है, इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। तो क्योंकि गांव की जो सामाजिक संरचना है यह परंपरागत तरीकों से ही चालित होती है, इस कारण कुछ संस्थाएं जैसे जाति, धर्म या फिर सांस्कृतिक और परंपरागत जो सामाजिक प्रथाएं हैं इनके कुछ दूसरे स्वरूप यहाँ प्रभावशाली रूप में देखने को मिलते हैं। इन कारणों से जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियां न हो, गांवों में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। तो यह स्पष्ट है कि ये जो विशेष कारण हमने देखे कि गांव का आकार छोटा होता है, गांव में लोग व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं, एक दूसरे को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं और वहाँ पर एक परंपरागत रूप से जो भी प्रथाएं हैं या संस्थाएं हैं वो सभी कार्य करती हैं। तो इन सभी कारणों से जब तक कोई विशेष परिस्थितियां ना बन जाएं, गांव में जो परिवर्तन होते हैं वे नगरों की तुलना में धीमी गति से होते हैं। इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं और इस धीमी गति के लिए कई अलग कारण भी जिम्मेदार होते हैं। विभिन्न परिस्थितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। तो कई सारी परिस्थितियां यह भी सुनिश्चित करती हैं कि समाज के जो अधीनस्थ समूह हैं, निचले तबके हैं, उनके पास ग्रामीण इलाके में अपने ही जो नगरीय भाई हैं यानी उन्हीं तबकों के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में अभिव्यक्ति के माध्यम या अभिव्यक्ति के दायरे ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सीमित होते हैं। गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबंध होता है। तो बिल्कुल गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधे संबंधित होते हैं, एक दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष का समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। तो ये भी एक कारण है कि व्यक्ति विशेष का समुदाय के साथ असहमत होना बहुत कठिन होता है और इस कारण से यदि कोई व्यक्ति समुदाय के विचारों का, मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो उसे सबक सिखाया जा सकता है और अक्सर गाँवों में ऐसा होता भी है।
इसके साथ ही प्रभावशाली वर्गों की शक्ति सापेक्षिक रूप से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों तथा अधिकांशतः अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली वर्गों की जो स्थिति है या उनकी जो शक्ति है, यह अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है। कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों पर और अन्य सभी संसाधनों पर भी इन्हीं प्रभावशाली वर्गों का नियंत्रण होता है। अतः गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता, और इसी कारण गरीबों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली वर्गों पर ही निर्भर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रोजगार का कोई अन्य साधन या कोई अन्य सहारा इनके पास उपलब्ध नहीं होता है। कम जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है। विशेषकर इस प्रकार की कोशिशों को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता तथा जल्दी ही उसे दबा दिया जाता है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है और कम जनसंख्या के कारण किसी भी कारण से अधिक जनसंख्या को इकट्ठा करना या संगठित करना एक कठिन कार्य बन जाता है। यह कठिन कार्य इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बलशाली वर्ग से या प्रभुत्वशाली वर्ग से इस प्रकार की कोशिशों को छिपाया नहीं जा सकता है, उन्हें पता चल ही जाता है और जल्द ही यानी जैसे ही उन प्रभुत्वशाली लोगों को ऐसी किसी भी घटना के बारे में या होने के बारे में पता चलता है तो इसे तुरंत ही दबा दिया जाता है। अतः संक्षेप में, यदि गांव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। तो बिल्कुल, यदि किसी भी गांव में पहले से ही एक मजबूत शक्ति संरचना होती है, यानी किसी वर्ग विशेष के पास अधिक शक्ति होती है, प्रभुत्व होता है, तो उसे उखाड़ फेंकना या उस शक्ति को परिवर्तित करना बहुत ही कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। बिल्कुल, इन ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर शक्ति संरचना के संदर्भ में जो परिवर्तन हो सकता है ये काफ़ी धीमा होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो है यह अधिक मजबूत होती है, अधिक स्थिर होती है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी काफ़ी अधिक समय लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में। कारण ये है कि गांव बिखरे होते हैं, यानी जनसंख्या का घनत्व काफ़ी छिटका होता है, काफ़ी कम होता है, दूर दूर लोग रहते हैं और साथ ही पूरी दुनिया से ये एकीकृत नहीं होते हैं, थोड़े अलग थलग होते हैं। तो जैसे कस्बों या शहरों की स्थिति होती है वैसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की नहीं होती। इस कारण से वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन काफ़ी धीमी गति से आता है। यह सही है, संचार के नए साधन विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविज़न से काफ़ी परिवर्तन आया है। अब यदि हम परिवर्तनों की बात करें तो यद्यपि परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी गति से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ परिवर्तन हुए ही नहीं हैं। संचार के नए साधन खासकर टेलीफोन और टेलीविज़न के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। अतः अब सांस्कृतिक पिछड़ापन गांवों तथा नगरों के बीच काफ़ी कम या न के बराबर हो गया है और इन्हीं संचार के साधनों के कारण जो सांस्कृतिक पिछड़ापन हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में, वह सांस्कृतिक पिछड़ापन अब लगभग न के बराबर हो गया है। यानी नगरीय क्षेत्रों में जिस प्रकार की संस्कृति को अनुसरण किया जाता है, लगभग उसी प्रकार की संस्कृति का अनुसरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा है। अन्य संचार
संचार के साधनों, सड़कें, रेल में भी समय के साथ सुधार आया है। इसके कारण मात्र कुछ एक गांव एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। बिल्कुल, संचार के या यातायात के कई अन्य साधन जैसे कि सड़कें या जो रेल हैं, इनमें भी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी परिवर्तन आया है और इनके कारण मात्र कुछ गांव ही हैं जो बिल्कुल एकांत या पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। बाकी सभी गांव नगरीय क्षेत्रों से लगभग जुड़ चुके हैं। इसने समाज को और भी गतिशील किया है और इस प्रकार इन विभिन्न संचार के साधनों की भूमिका ने जो पूरा समाज है उसको और अधिक गतिशील किया है। निसंदेह कृषि से संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों के सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि से संबंधित परिवर्तन या जो कृषक लोग हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, उनके सामाजिक संबंध जिस प्रकार के हैं उसका ग्रामीण समाज पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। अतः भू स्वामित्व की संरचना में आए परिवर्तनों पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा और इस कारण ही हम जानते हैं कि भू स्वामित्व की संरचना में जो भी परिवर्तन आए उनका भूमि सुधार जैसे कदमों के रूप में जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में दूरवासी जमींदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों को दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देखभाल तथा खेती कर रहे थे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार हुआ उनकी हम चर्चा करें तो उन भूमि सुधारों के जो पहले चरण थे उसके अंतर्गत जो दूरवासी जमींदार थे, यानी ऐसे जमींदार जो ज़मीन पर अपना दावा रखते थे लेकिन वहाँ रहते नहीं थे, उस ज़मीन पर प्रत्यक्ष में उपलब्ध नहीं होते थे, तो ऐसे दूरवासी जमींदारों से उस ज़मीन का स्वामित्व ले लिया गया और इसका हक उन समूहों को दे दिया गया जो कि वास्तव में उस ज़मीन पर रहा करते थे और भूमि की देखभाल करते थे, वहाँ पर खेती किया करते थे। इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे स्वयं ज़्यादातर कृषक नहीं थे पर उन्होंने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। तो अब जिन लोगों को ये स्वामित्व दिया गया वे अधिकतर मध्यवर्ती जातियों से संबंध रखते थे और वास्तव में ये स्वयं भी ज़्यादातर कृषक नहीं थे, लेकिन इन्होंने अब भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उनकी संख्या के अनुरूप इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी और उनकी संख्या के अनुरूप ही यह तथ्य उनके सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने लगा क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन लोगों के वोट चाहिए थे, उनकी संख्या अधिक थी, भूमि पर उनका आधिपत्य हो चुका था और इस कारण से सामाजिक और राजनीतिक शक्ति ऐसे समूहों की धीरे धीरे बढ़ती ही गई। एम.एन. श्रीनिवास ने इन वर्गों को प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा है। तो इस संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास की प्रभावी जातियों की अवधारणा हमें समझनी है, तो ऐसे वर्गों को ही एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा है। कई क्षेत्रीय संदर्भों में प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हो गई थी तथा गाँवों में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। तो कई सारे क्षेत्रीय संदर्भों में यानी कई विशेष क्षेत्रों में ये जो प्रभावी जातियां थी ये आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी और गाँवों में इनका वर्चस्व काफ़ी अधिक होने लगा था और इस अधिक बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण ही इन्होंने चुनावी राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया था। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या अधिक थी, आर्थिक रूप से ये शक्तिशाली हो गए थे, भूमि पर इनका आधिपत्य था और इस कारण से चुनावी राजनीति में इनका पूरा योगदान रहा। आज के संदर्भ में ये प्रभावी जातियां स्वयं अपने से निम्न जातियों, निम्नतर तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा दृढ़तापूर्वक किए गए विद्रोहों से स्वयं भी जूझ रही हैं। तो आज के संदर्भ में हम बात करें तो ये जो प्रभावी जातियां हुई, ये प्रभावी जातियां अपने से निम्न जातियों यानी निम्नतर जो जातियां थी और जो अत्यधिक पिछड़ी जातियां थी उनके द्वारा जो विद्रोह किए जा रहे हैं उन विद्रोह से
ये प्रभावी जातियां आज जूझ रही हैं। इस कारण कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। और इसी कारण इन विभिन्न राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में कई सारे सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति या स्थितियां देखी जा रही हैं। इसी प्रकार कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर व्यापक तथा तात्कालिक प्रभाव डाला है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की जो तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन हुआ, इस तकनीकी प्रणाली में हुए परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर एक व्यापक और तात्कालिक प्रभाव डाला है। नई मशीनरी के प्रयोग से श्रम में बचत होती है तथा फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की मांग में परिवर्तन अपेक्षित होगा तथा इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जमींदार तथा मजदूरों के बीच मोल भाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आएगा। नई मशीनरी की हम बात करें तो जैसे जैसे नई मशीनरी का प्रयोग होता है वैसे वैसे श्रम में बचत होती है, कम श्रम लगाना पड़ता है। फसलों की नवीन पद्धतियां जैसे जैसे आती हैं, यानी नई नई तकनीकों का फसल के संबंध में जब उपयोग किया जाने लगता है तो इनके कारण मजदूरों की मांग में परिवर्तन होता ही है, यह अपेक्षित होता है, आवश्यक हो जाता है। और इसके कारण अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं जैसे कि जमींदार और मजदूर, इनके बीच जो मोल भाव की सापेक्षिक स्थिति है उसमें निश्चित ही परिवर्तन आता है, उनकी सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आता है। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की मांग को प्रभावित न भी करते हों, तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो ये जो तकनीकी परिवर्तन हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से यदि मजदूरों की मांग को प्रभावित न भी करते हों, ये तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन अलग अलग समूहों की जो आर्थिक स्थिति है उसको अवश्य परिवर्तित करते हैं, उसको अवश्य प्रभावित करते हैं। और ये आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ही परिवर्तनों की एक नई श्रृंखला को उत्पन्न करता है। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। बिल्कुल, कृषि की कीमतों में जब आकस्मिक उतार चढ़ाव होता है, विशेषकर सूखे की स्थिति में और बाढ़ की स्थिति में, ग्रामीण समाज में बड़े गहरे परिवर्तन होने लगते हैं या वहाँ पर विप्लव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में किसानों द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि इसके उदाहरण हैं। और ऐसी ही विभिन्न परिस्थितियों में भारत में यानी हमारे देश में हाल ही के कुछ वर्षों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति कृषकों में बढ़ी है, ये उसी का उदाहरण है कि विप्लव की स्थिति जब उत्पन्न होती है, बाढ़ या सूखा ग्रसित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के किसानों का उत्पादन न होने के कारण वे लोग आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर विकास कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है। तो बिल्कुल दूसरी तरफ ग्रामीण समाज में परिवर्तन के संदर्भ में कई सारे विकास कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, खासकर निर्धन ग्रामीणों को या कृषकों को ध्यान में रखकर, उनका भी ग्रामीण समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो बिल्कुल नरेगा या मनरेगा के नाम से हम इसे जानते हैं। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया और ये एक ऐसा विकास कार्यक्रम रहा जिसका बड़ा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या पर पड़ा है। एक क्रियाकलाप संबंधित है बच्चों यहाँ पर जो आपको करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो जिस अधिनियम की अभी हम बात कर रहे थे, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी इकट्ठा करनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, किस तरीके से यह लागू हुआ, आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी है। इसका उद्देश्य क्या है, यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है, तो आपको इसके बारे में जानकारी जुटा के
इन प्रश्नों के जवाब खोजने हैं कि इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं और इसे एक प्रमुख विकास योजना क्यों माना जाता है, इसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही इस अधिनियम को लागू करने के दौरान किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर यह सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, यदि यह पूर्णतः सफल हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये संबंधित क्रियाकलाप हैं जो आपको अवश्य करना है। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सामाजिक परिवर्तनों के जो संदर्भ हैं उनको देखा है और हम हमारे इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।